हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल माइंड योर टूथ। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। Black fungus. We are here to discuss black fungus because it has really turned fatal during the COVID-19 pandemic. अगर हम COVID-19 pandemic second wave की बात करते हैं तो India was hit by black fungus disease which was declared as epidemic in various states like Gujarat, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Haryana and Delhi. इट वॉज अ रेयर अकरेंस बिफोर कोविड। पर पहले जैसे हमने हॉस्पिटल्स में देखा है कि पहले इसके साल में एक या दो केसेस आते थे ब्लैक फंगस के, बट अभी इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है और अगर अभी हम देखें तो काफ़ी केसेस हैं ब्लैक फंगस के। तो एज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन 28 में 14,872 म्यूकरमाइकोसिस केसेस थे। 10,000 कोविड केसेस में से 3 केसेस होते थे म्यूकरमाइकोसिस के। और अगर हम मोर्टेलिटी रेट देखें तो 30 to 50% मोर्टेलिटी रेट था। 30 to 50% मीन्स कि अगर 100 लोगों को डिजीज हुई है तो 30 से 50 लोगों के मरने की आशंका बनी रहती थी। और ये हाईली डेडली डिजीज है और इसमें ये प्रॉब्लम भी आता है कि अगर आपका ऑर्गन या टिश्यू इतना ज़्यादा इन्फेक्ट हो चुका है तो कई बार एक्सेंटरेशन सर्जरी करनी पड़ती है। इसमें अगर आपकी आईज बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो गई है तो आई बॉल को आप रिमूव करना पड़ता है, कोई भी ऑर्गन या पार्ट को रिमूव करना पड़ता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। तो इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। टर्म ब्लैक फंगस, जो ब्लैक फंगस टर्म है वो एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब कि एक रॉन्ग टर्म दिया गया है ब्लैक फंगस। क्योंकि फंगस का जो कलर है, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि फंगस का कलर जो है वो ब्लैक है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। फंगस जो है वो वाइट कलर की है, बट इट क्रिएट्स क्रस्टिंग ऑन योर टिश्यूज। क्रस्टिंग क्रिएट कर देती है टिश्यूज पे जिसका कलर ब्लैक होता है, जिसके कारण इसे नाम दिया गया है ब्लैक फंगस। और ये ब्लैक कलर क्यों हो जाता है टिश्यूज का? क्योंकि फंगस जो है वो एंजियो इन्वेसिव है। एंजियो इन्वेसिव मतलब कि जब फंगस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है एंड ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टिश्यू डाइज एंड टर्न्स ब्लैक। जब ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है तो वहाँ की टिश्यू को प्रॉपर जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और उसके कारण ही जो टिश्यू है वो ब्लैक टर्न हो जाता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता कि जो ब्लैक फंगस है वो वन पर्सन टू अनादर, लाइक कोविड वन पर्सन टू अनादर ट्रांसफर होता है, वैसे ही ब्लैक फंगस ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस जो है इट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर, बट कोविड इज ट्रांसमिसिबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। व्हाट इज ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी बोलते हैं। और जैसे कि डिजीजेस होती है डिफरेंट टाइप्स की, तो बैक्टीरियल डिजीजेस होती है, वायरल डिजीजेस होती है, वैसी फंगल डिजीजेस होती है। तो जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस होता है वो म्यूकरमाइसिटीज फंगाई, ये एक नाम है फंगाई का। ग्रुप ऑफ फैमिली है जो म्यूकोरल्स फैमिली को बिलोंग करता है, उसका नाम है म्यूकरमाइसिटीज। और ये जनरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। लाइक आपको आपने ब्रेड पे भी देखा होगा फंगस होता है, सॉइल पे होता है, एनवायरनमेंट में हमारे हर जगह मौजूद होता है ये फंगस। लेकिन नॉर्मली ये फंगस इन्फेक्ट नहीं करता है, या यूं कहें कि ये नॉर्मली हम लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि ये फंगस हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कॉम्प्रोमाइज है या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही है जिसके कारण इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया है, तब ये फंगस को चांस मिलता है आपको अटैक करने का और तभी ये डिजीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो स्पीशीज की अगर हम बात करें तो 3 स्पीशीज होती है ब्लैक फंगस की। एक राइजोपस, एक म्यूकर और एक राइजोम्यूकर स्पीशीज। जो इसमें से सबसे कॉमनली इन्फेक्ट करता है वो है राइजोपस स्पीशीज। तो इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिजीज,
अब ये जिस एरिया को इन्फेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग इसके नाम रखे गए हैं, लाइक राइनोसेरिब्रल। राइनोसेरिब्रल मीन्स अगर ये आपके ब्रेन और साइनस को इन्फेक्ट करता है तो इसे नाम दिया गया है राइनोसेरिब्रल म्यूकरमाइकोसिस। इसमें आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे, लाइक टूथ एक, हेड एक, नेजल और साइनस कंजेशन हो जाता है, ब्लैक लीजन्स हो जाते हैं नेजल ब्रिज पे। ये आपकी नेजल ब्रिज है, इस पे अगर आपको ब्लैक लीजन्स दिख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है म्यूकरमाइकोसिस के। और फीवर, फीवर तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है इसमें। और अगर हम बात करें साइनस कंजेशन, तो साइनस आपके हेड में ऐसे एयर फिल्ड स्पेसेस हैं जहां पर ये इन्फेक्शन हो जाता है और इसके कारण आपको साइनस में कंजेशन हो जाता है, मतलब आपको हैवीनेस फील होने लग जाती है उस एरिया में। दूसरा जो टाइप है इसका वो है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। पल्मोनरी रेफरिंग टू लंग, पल्मोनरी मींस अगर जब लंग इन्वॉल्व होता है तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। इसमें आपको सिम्टम्स होते हैं लाइक फीवर, कफ, चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तीसरा जो टाइप है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मींस इन्वॉल्विंग योर एब्डोमेन, योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें आपको सारे सिम्टम्स उसी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड होंगे, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। जो फोर्थ टाइप है वो है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। क्यूटेनियस मींस स्किन, तो स्किन से रिलेटेड जब अगर स्किन के थ्रू अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि स्किन के थ्रू जो फंगाई के स्पोर्स हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, और अगर आपको वुंड फॉर्मेशन है तो आपको देखेगा कि वुंड के आसपास ब्लैक डिस्कलरेशन हो गया, तो उसे हम क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। जो बहुत ही डेंजरस फॉर्म है वो है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। डिसेमिनेटेड मतलब कि अगर फंगस आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा चुका है और अगर सभी जगह पर फैल चुका है तो वो उस फॉर्म को बोलते हैं डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। और ये बहुत ही डेंजरस और फेटल फॉर्म होता है। हाउ डू यू नो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लैक फंगस? अब आपको क्या अपने बॉडी के अंदर चेंजेस ऑब्जर्व करने जिससे आपको पता चले कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं। तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड रियली लुक फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। अगर इनमें से आपको कोई भी चेंजेस है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लाइक पेन एंड रेडनेस अराउंड आईज एंड नोज। पेन एंड रेडनेस अराउंड आईज ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और फीवर, हेडेक एंड कफिंग। अगर आपको फीवर है, हेडेक है या आपको कंटिन्यूअस कफिंग है तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या फिर आपको अगर कोई भी ब्लैक डिस्कलरेशन है इन योर माउथ, टंग, चीक्स एंड गम्स, आपकी ओरल कैविटी के अंदर अगर आपको कभी भी फील होता है कि कुछ ब्लैक डिस्कलरेशन है अराउंड योर टूथ, अराउंड योर गम्स, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। देन स्वेलिंग ओवर एनी पार्ट ऑफ योर फेस। अगर मुंह पे आपको कहीं भी सूजन आ रही है तो आपको अलर्ट रहना है। टूथ मोबिलिटी एंड टूथेक और पेन इन एरियाज ऑफ फेस। अगर आपके दांत हिल रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा दर्द है दांतों में या फिर जॉ में आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाई रिस्क फैक्टर्स लाइक हु कैन गेट द इन्फेक्शन। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें चांसेस ज्यादा है कि म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो सकता है। तो फर्स्ट केस है डायबिटिक पेशेंट्स का। अगर आपको डायबिटीज है और उसमें भी अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको म्यूकोमाइकोसिस हो सकता है। एंड कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 पेशेंट्स में ऐसा इसलिए देखा गया है क्योंकि एक तो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स के कारण उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही सप्रेस हो जाता है और उसके कारण ये फंगस इन्फेक्शन बहुत तेजी से उन्हें हो जाता है और फैलता भी बहुत तेजी से। और अगर आप ऑक्सीजन
ले रहे हैं बहुत टाइम से, अगर हॉस्पिटलाइज हैं और ऑक्सीजन चल रहा है, तो अगर अनक्लीन वाटर है ह्यूमिडिफायर में, तो भी इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बेसिकली वी शुड यूज डिस्टिल्ड वाटर इन ह्यूमिडिफायर इनसाइड द हॉस्पिटल्स, के कारण भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है. अनदर फैक्टर इज लाइक प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे. अगर बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज हैं तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शंस और ऐसे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि हॉस्पिटल में ऑलरेडी फैले हुए हैं. और कोमॉर्बिडिटीज, या फिर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं पहले से, लाइक पोस्ट ट्रांसप्लांट या फिर मैलिग्नेंसी है. मैलिग्नेंसी मीन्स आपको कोई कैंसर है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी डाउन है, तो फिर ये होने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं काफी. डायग्नोसिस, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो कुछ टेस्ट कर सकते हैं हम, लाइक सिटी स्कैन, एमआरआई, नेजल एंडोस्कोपी. नेजल एंडोस्कोपी बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है. इसमें क्या करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड एरिया है इनसाइड द नोज, वहाँ से स्क्रैप करके टिश्यू को लिया जाता है और बायोप्सी सैंपल के लिए भेजा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि फंगस इन्फेक्शन है या नहीं. एंड नेजल स्वैब, एमआरआई और सिटी स्कैन में रेडियोलॉजिस्ट या फिर ईएनटी सर्जन्स आपको अगर कोई टिश्यू चेंजेस हैं या फिर कुछ ऑल्टरेशन है आपके नॉर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर में, तो फिर वो आपको ईएनटी सर्जन्स एंड रेडियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि आपको म्यूकोमाइकोसिस है या नहीं. अब म्यूकोमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए अगर हम देखें तो पूरी एक टीम रिक्वायर्ड होती है. एक सिंगल डॉक्टर इसे ट्रीट नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लस हॉस्पिटल स्टे इन्वॉल्व होता है. आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसमें आपका डोज एंड ऑल सब डिसाइड होता है. तो इसके लिए आपको टीम में रिक्वायर्ड होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो आईसीयू स्टे भी हो सकता है. ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट क्योंकि अगर सर्जरी करनी पड़ती है तो मोस्टली ईएनटी सर्जन ही आपका सर्जरी करेंगे. फिर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट एंड सर्जन्स. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में हम एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, लाइक पोसेकोनाजोल एंड एम्फोटेरिसिन बी. सर्जरी में बेसिकली इसमें सर्जरी में डिब्राइडमेंट सर्जरी होती है. डिब्राइडमेंट मतलब कि आपका जो एरिया इन्फेक्टेड है उसे स्क्रेप आउट करके आप वो इन्फेक्टेड टिश्यूज निकाल देते हैं, जिससे कि आपका जो नॉर्मल टिश्यू है वो आगे और इन्फेक्ट ना हो. और एक्सेंटरेशन सर्जरी परफॉर्म की जाती है. एक्सेंटरेशन सर्जरी में अगर इन्फेक्टेड पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू रीस्टोर लाइफ. मतलब कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पेशेंट्स आए थे अभी हॉस्पिटल में जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और उनकी आई बॉल पूरी कवर हो चुकी है इन्फेक्शन से और कोई चांसेस नहीं है कि आईज को बचा सके, तो उनका पूरा एक आई निकालना पड़ता है आई बॉल इन्फेक्ट होने के कारण. तो उसे हम एक्सेंटरेशन सर्जरी की कैटेगरी में रखते हैं. ओरल केयर टिप्स, एज ए डेंटिस्ट मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको अपने ओरल केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. अगर आपको रिसेंटली कोविड हुआ है या फिर अगर आप कोई कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या फिर अगर मैं कहूँ आपके फैमिली मेंबर को ही कोविड हुआ है, तो आपको अपना खुद का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको कोविड हुआ हो या फिर हो सकता है आगे जाके. तो उसके लिए आपको ओरल हाइजीन टिप्स में आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपके मुंह में से बेड स्मेल आ रही है तो आपको उसे ऑब्जर्व करने की बेड स्मेल बहुत टाइम तक रह रही है या फिर नॉर्मली आपने कुछ खाया है जिसके कारण बेड स्मेल आ रही है. अगर लूज टूथ है, टूथ मोबिलिटी है, मतलब कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं, तो आपको इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस कंडीशन हो सकती है. हो सकता है कि आपको ब्लैक फंगस का अर्ली साइन दिख रहा हो, कोई अर्ली सिम्टम दिख रहा हो. डिस्कलरेशन इन योर गम्स एंड ओरल कैविटी, अगर आपको ओरल कैविटी के अंदर कोई भी ब्लैक डिस्कलरेशन या फिर कोई भी एबनॉर्मल डिस्कलरेशन दिखता है, तो यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एंड यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर डॉक्टर कि कहीं ब्लैक फंगस होने के चांसेस तो नहीं है. एंड व्हेन इट कम्स टू टूथ ब्रशिंग, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे फॉर 2 minutes.
2 मिनट्स इसलिए क्योंकि बहुत से लोग इतनी जल्दी में होते हैं, वो अराउंड 20 to 40 सेकेंड्स में अपनी ब्रशिंग खत्म कर लेते हैं, बट डेट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे फॉर ब्रशिंग। अगर आप अच्छे से अपने दांतों का ख्याल रखना चाहते हैं, अपने गम्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो you should brush your teeth for 2 minutes at least. Then comes flossing and interdental brushing. अगर आपको अपने दांतों के बीच के एरिया में फूड लॉजमेंट या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको फ्लॉसिंग एंड इंटरडेंटल ब्रशिंग जरूर करनी चाहिए। इंटरडेंटल ब्रशेस आपके दांतों के ऐसे एरियाज में जा सकते हैं जहाँ पे फूड लॉजमेंट बहुत ज्यादा होता है, या फिर अगर आपके दांतों में गैप्स ज्यादा है और नॉर्मल ब्रशिंग से वो फूड नहीं निकल रहा है आपके दांतों में से, तो आपको इंटरडेंटल ब्रशेस जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ओरल राइजिंग। ओरल राइजिंग आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो माइक्रोबियल लोड है वो कम कर देता है ये माउथ में। तो जो भी इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस होते हैं थ्रू सलाइवा, इट कैन बी कंट्रोल्ड अ लॉट थ्रू माउथ वॉश। आप माउथ वॉश में क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज कर सकते हैं। इट इज इनफ इफ यू यूज इट फॉर वंस अ डे आफ्टर लंच। देन डिसइंफेक्टिंग टूथब्रश एंड टंग क्लीनर। अभी कोविड एरा में सबको अपना ओरल हाइजीन किट सेपरेट रखना चाहिए। लाइक फॉर ईच फैमिली मेंबर यू शुड हैव अ सेपरेट oral hygiene kit. You should have a separate tooth cap and toothbrush and a separate tongue cleaner. और अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो आपको अपना टूथब्रश और टंग क्लीनर डिस्कार्ड कर देना चाहिए और आपको नया टूथब्रश और टंग क्लीनर यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो जर्म्स आपके टूथब्रश के ऊपर लगे थे, आप उसको डिस्कार्ड करके आप नया टूथब्रश यूज करेंगे, तो इट विल बी वेरी गुड for your oral health. Like now prevention is better than cure. ये आपने बहुत बार सुना होगा that prevention is better than cure. पर ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं after getting recovery from COVID infection. Like they are कि अब तो हम सुपरस्टार हो गए, अब हमें मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं, अब तो हमें कोविड हो चुका है, तो अभी तो हमें कुछ नहीं होगा। मैंने हॉस्पिटल्स में ही ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिन्हें कोविड हो जाता है और वो वार्ड से शिफ्ट हो रहे होते हैं और तब भी वो मास्क पहनना जरूरी नहीं समझते। तो मैं आपको ऐसा सलाह देना चाहूंगी कि कोविड है तो आपको मास्क पहनना ही है, और ये कोविड काफी लंबे समय तक चलने वाला है, तो आपको हमेशा मास्क पहनकर ही रहना है। एंड कोविड-19 में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो कोविड-19 से रिकवर कर गए तो उन्हें अपना रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इससे क्या होगा कि अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर जा रही है तो दे कैन कंसल्ट देयर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड वो उनसे सलाह ले सकते हैं कि अगर दवाइयाँ कुछ चेंज करनी है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है तो जो भी है उसको सॉर्ट आउट कर लें, बिकॉज ब्लैक फंगस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। फिर आपको ओरल हाइजीन और ओवरऑल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो कि ओरल हाइजीन टिप्स मैंने जो आपके साथ शेयर किए हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा और वो सारी टिप्स आप फॉलो कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में। एंड डोंट स्टॉप वेयरिंग मास्क इवन आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड एंड वियर क्लीन मास्क एवरी डे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्लीन मास्क पहने एंड वॉश योर मास्क रेगुलरली। अगर आप क्लॉथ मास्क यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप रोज नया क्लॉथ मास्क यूज करें और उसे हमेशा धोकर रीयूज करें, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा प्रेजेंटेशन और वेबिनार आपको पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ ऐसे नॉलेज मिली होगी जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड नाउ we can switch on to question and answer round. So do you have any questions? So I have a question. Yeah. अगर ये पूरा ऐसा टाइम है जहाँ पे वी आर नॉट एबल टू एक्सेस डेंटिस्ट, मतलब ऐसे अभी बाहर जाके अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा, सो इफ एट ऑल देयर आर थिंग्स जो या तो वो अर्ली साइंस ऑफ ब्लैक फंगस हो सकते हैं
या बाकी की चीजें हैं? आई मीन इवन इफ ऑन द बेसिस ऑफ आपके प्रेजेंटेशन से अभी अर्ली साइंस ऑफ ब्लैक फंगस समझ में आ गए, तो हाउ डू वी डील विद दैट घर में, मतलब हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं अगर हमें समझ में आता है, बिकॉज हम बाहर जाकर एक्सेस नहीं कर पा रहे। लाइक अगर आपको टूथ मोबिलिटी है या फिर ऐसा कोई ब्लैक डिस्कलरेशन दिख रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट से एटलीस्ट टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं, और you can send them pictures also, so they can diagnose whether it is black fungus or a normal cavity or any other dental changes not related to black fungus. So अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो then you can go for the dental treatment. और अगर उन्हें लगता है कि black fungus होने के chances है, मतलब there are more probability of having black fungus, तो वो आपको तुरंत ही बोल देंगे कि आप कोई भी अपने आसपास के हॉस्पिटल में जाके दिखा दीजिए, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को या फिर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर को, जो भी आपके आसपास डॉक्टर्स हों, बिकॉज देन यू कांट restrict yourself to home because you have to move on, otherwise it can turn to a fatal condition. Okay, any other questions? One question from my side, ma'am. हाँ जी, बोलिए. कभी भी अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है तो हर बार सर्जरी की जरूरत होती है कि हम मेडिकली भी ट्रीट हो सकता है? मेडिकली भी ट्रीट हो सकता है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ डिजीज हम ये डिसाइड करते हैं, मतलब टीम ऑफ डॉक्टर्स डिसाइड करती है कि वी शुड गो फॉर एंटी फंगल ट्रीटमेंट ओनली, और विद मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन भी चलता है, सर्जरी प्लस एंटी फंगल ट्रीटमेंट, और अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो सिर्फ एंटी फंगल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है विद एंटी फंगल मेडिसिन, देयर इज नो नीड फॉर सर्जरी. So, it varies from mild to moderate to severe, and according to that, the plan is decided. Okay. Thank you. Thank you. So, one more question. मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ वहाँ पे, मतलब वो कई सारे इंडिया के रिमोट एरियाज में काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसी मदर्स हैं जो अभी या तो वो ऐसी यंग महिलाएं हैं जो अभी माँ बनी हैं, और हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में यूजुअली डेंटल हेल्थ कैल्शियम डिप्लीशन भी होता है. और कुछ उसमें से ऐसी मदर्स हैं जिनको कोविड हुआ था, या मतलब डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया. तो ऐसा क्या है जो विमेन, स्पेशली ऐसी विमेन जो या तो माँ बन सकती हैं, मतलब दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, और माँ बन चुकी हैं, और जो कोविड ससेप्टेबल है, उनको हम क्या की थिंग्स बोल सकते हैं ओवर एंड अबव जो यूजुअली अभी हमें बताया जाता है कोविड से रिलेटेड? ओके, सो यू आर आस्किंग फॉर ओरल हाइजीन और फॉर लाइक फॉर ब्लैक फंगस? यस, फॉर ब्लैक फंगस, मतलब एक्स्ट्रा केयर लेने के लिए. हाँ, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उससे तो अभी मैं यही बोलना चाहूंगी कि इफ नॉट नेसेसरी शी शुड नॉट मूव फ्रॉम होम, मतलब शी शुड ट्राई टू लीव इनसाइड होम ओनली. एंड अगर उसे कुछ भी, बिकॉज प्रेगनेंसी में तो ऐसे डेंटल चेंजेस आते हैं, लाइक टूथ मोबिलिटी इज ऑल्सो कॉमन इन प्रेगनेंसी. तो अगर उन्हें ऐसा लग रहा है इट्स काइंड ऑफ सीवियर एंड टूथ मोबिलिटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एनी अदर सिम्टम, then she can surely visit the dentist, and she can also tell her gynecologist, so that there is a perfect diagnosis for her, like what she is suffering from. Is it a normal physiological change or is it a pathological change? तो ये जो भी है वो आफ्टर सीइंग द पेशेंट डॉक्टर डिसाइड कर सकता है कि क्या प्रॉब्लम है उन्हें. और अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए तो आपको ध्यान रखना ही है, बिकॉज अगर कोविड हो जाता है तो फिर थोड़े कॉम्प्लिकेशंस तो उसके रहेंगे ही, अगर वो सीवियर डिजीज होती है तो it's better to get vaccinated, because after vaccination the severity of the disease it has been seen in the research papers also कि severity बहुत कम हो गई है जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है.
तो आई थिंक मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि वो वैक्सीन ले लें अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो, एंड दे शुड गो फॉर द प्लान. Okay, thank you. Okay. Thank you. Thanks for attending the webinar. Thank you.